Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लोकेस्ट पॉलिसी को देखेंगे। अभी तक हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसमें जो भी फॉरेन डिप्लोमेसी होता है किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आज इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है तो वो हमेशा ही रहेगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इवन पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था, देश में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। लेकिन अभी ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रिलेशन है, जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो किसी भी कंट्री का कभी भी परमानेंट नहीं होता है। देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी इन फॉरेन डिप्लोमेसी। तो इवन ये चीज़ जो है इससे भी पता चलता है, जैसे इंडिया का अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी देखें नेहरू के एरा में, तो उस टाइम क्या था, इंडिया जो था वो पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को फॉलो कर रहा था। और इसके पीछे रीज़न भी था जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके कि इंडिया क्यों पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन वहीं जब इंदिरा गांधी का एरा आता है तो उस टाइम इंडिया पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को रिजेक्ट करता है और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करता है, जिसमें इंडिया सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो फॉरेन पॉलिसी है किसी भी कंट्रीज़ का वो टाइम टू टाइम बदलते रहता है, ये कभी भी परमानेंट नहीं है। हालांकि जो कोर प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का ये नहीं बदलता है। जैसे इंडिया का कोर प्रिंसिपल क्या है फॉरेन पॉलिसी का, कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जो कि हम लोग को पंचशील एग्रीमेंट में भी दिखता है। इवन पॉलिसी ऑफ लिव एंड लेट लिव, ये तो हमेशा से रहा है, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के अभी तक इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमेशा ऐसा ही रहा है कि लिव एंड लेट लिव। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो फॉरेन पॉलिसी है वो भले बदल जाए लेकिन जो कोर प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का किसी भी कंट्रीज़ का वो चेंज नहीं होता है। अब इसी के साथ क्या होता है कि जो लोकेस्ट पॉलिसी है ये 1992 में आता है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम पे। बेसिकली ये पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन ये लोकेस्ट पॉलिसी क्यों लाया गया 1992 में, और सबसे बड़ा बात कि ये लोकेस्ट पॉलिसी है क्या। देखो बेसिकली क्या है कि 1992 में जब लोकेस्ट पॉलिसी लाया गया तो इसमें ये साफ साफ कहा गया कि ईस्ट की तरफ देखो, ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ ध्यान देना। अब यहाँ पे ईस्ट का कहने का मतलब क्या है, हम लोग अक्सर समझ जाते हैं कि ईस्ट मतलब केवल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो लोकेस्ट पॉलिसी है इसमें ईस्ट का मतलब केवल साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही नहीं है बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ भी है, इवन एशियन कंट्रीज़ भी है। ओके, तो अब बात आता है कि साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग देखें तो ये जो है हम लोग का ये साउथ एशियन कंट्रीज़ है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये हमारा आ जा रहा है अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये है। और जब हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ बोलते हैं तो ये म्यांमार से शुरू होता है। ये ध्यान में रखना, साउथ ईस्ट में बांग्लादेश, भूटान वगैरह नहीं आ रहा है, ये यहाँ म्यांमार से शुरू होता है। और ये वाला पोर्शन जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, जो हम लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यहाँ ये म्यांमार से शुरू हुआ। यहाँ से हम लोग ईस्ट डिटरमाइन करते हैं कि ये वाला ईस्ट पोर्शन है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस और ईस्ट तिमोर, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है लोकेस्ट पॉलिसी में ये पॉलिसी बनाया गया कि अब इंडिया को जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इन चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो अब आखिर ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर 1992 में ही ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि इंडिया को ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम लोग को साउथ एशियन कंट्रीज़ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, देखो 1992 में क्या क्या हुआ, 1992 के आसपास क्या क्या हुआ। एक तो है कि 1991 में यूएसएसआर का फॉल हुआ। जो यूएसएसआर था, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1991 में, और उसी के साथ यूएसएसआर का फॉल भी हो गया था। फिर और 1991 में इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म भी आया था। तो ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया का लोकेस्ट पॉलिसी के लिए। जब यूएसएसआर का फॉल हुआ
तो उससे पहले क्या था कि दुनिया जो था वो ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था, यूएसए ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था, यूएसएसआर ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था। इस टाइम दुनिया जो था वो कैसा था, बाईपोलर था। ओके, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का फॉल हुआ, ये बाईपोलर ख़त्म हो गया और दुनिया जो है वो कैसा बन गया, ये बिल्कुल यूनिपोलर बन गया। ओके, तो अब जब दुनिया यूनिपोलर बन गया तो पूरा जो वर्ल्ड का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कंट्रीज़ का फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो अफेक्ट हुआ, दुनिया भर का फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया। ओके, तो उसी का एक रिज़ल्ट था कि इंडिया में भी अब लोकेस्ट पॉलिसी आया। और दूसरा है 1991 में इंडिया का एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म आने से लोकेस्ट पॉलिसी का आने का क्या संबंध है? सिंपल सा बात है, जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म आया, तो अब क्या हुआ, इंडिया का जो मार्केट है वो पूरा ओपन हो गया। ठीक है, इंडिया का जब मार्केट ओपन हुआ तो केवल ऐसा नहीं कि केवल फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट कर ले या फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में आके अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेच लें। इंडिया को भी अपना मार्केट बाहर में मिला कि इंडिया भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जाके बेच सकता है। तो अब इंडिया को अगर अपना गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जाकर बेचना है तो उसमें उसके लिए सबसे नियरेस्ट कौन है? इंडिया को अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए जो सबसे पास का कंट्रीज़ था वो उसका नेबरिंग कंट्रीज़ था। जैसे ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो इंडिया को ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद कि यहाँ पे जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है यहाँ पे अपना मार्केट का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो करने का, यहाँ पे मार्केट का अपॉर्चुनिटी था। इंडिया अपना गुड्स यहाँ पे सेल करता तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता, तो वो एक इकोनॉमिक रिलेशन बनाना चाहता था। तो ये एक रीज़न था कि इसीलिए इंडिया जो है वो लोकेस्ट पॉलिसी बनाया कि नहीं, अब जो है ईस्ट की तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म के बाद ऐसा नेसेसिटी हो गया इंडिया के लिए कि अगर अपना मार्केट बाहर में बनाना है तो ईस्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छा था ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ ये भी था कि क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज़ है ये सारा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता, तो इन कंट्रीज़ में इंडिया का सामान काफ़ी सस्ता दाम पे बिकता। तो हम लोग देख चुके हैं कि लोकेस्ट पॉलिसी आने का क्या क्या रीज़न था। पहला रीज़न था यूएसएसआर का फॉल की वजह से वर्ल्ड का जो पूरा जो बाईपोलर से यूनिपोलर हो गया, तो पूरा वर्ल्ड का जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो अफेक्ट हुआ, वो चेंज हुआ, जिसका एक ये रिज़ल्ट था। और उसी रिज़ल्ट में हम लोग देखें कि इंडिया में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आता है, और ये एलपीजी रिफॉर्म आने के साथ साथ इंडिया को मार्केट एक्सेस चाहिए था जो साउथ एशियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ प्रोवाइड कर सकता था। और तीसरा एक और रीज़न ये भी था कि जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन, एक्चुअली स्ट्रैटेजिक मतलब क्या होता है, युद्ध संबंधी, ओके, वॉर से रिलेटेड इम्पोर्टेंस या मतलब पावर से रिलेटेड इम्पोर्टेंस। देखो तीसरा क्या रीज़न था, तीसरा रीज़न ये भी था कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में चाइना जो है लगातार अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा था। जैसे मालदीव्स में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सब में लगातार कोशिश कर रहा था चाइना कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। अब अगर चाइना, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कंट्री था और है भी, तो अगर उसका इन्फ्लुएंस इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो उससे क्या होता कि इन रीजन्स का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो चाइना के फेवर में चला जाता, और ये इंडिया के लिए कभी भी फेवरेबल कंडीशन नहीं होता। इन कंट्रीज़ का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चाइना के फेवर में ना जाए, इसीलिए जो है इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा था और हमेशा से ये चाहता था कि नहीं, इन कंट्रीज़ पे जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे। जैसे सपोज़ कर लो ये है बैलेंस ऑफ पावर, ये पावर है, ठीक है, ये तराजू है। अब यहाँ पे एक तरफ है ये इंडिया और एक तरफ है ये चाइना, ओके। अब अगर सपोज़ कर लो ये जो तराजू है ये ऐसे अगर टिल्ट कर जाते हैं तो उससे क्या होगा कि चाइना का दबदबा इन रीजन्स में ज़्यादा हो जाएगा और वो जो है वो कभी भी फेवरेबल नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पावर का बदलना क्यों इतना मायने रखता है, उसको अभी हम लोग लेटेस्ट एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लो ये यूक्रेन है, यूक्रेन जो है ये रशिया के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा वीक कंट्रीज है, रशिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब क्या है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन पे सपोर्ट किसका है,
यूक्रेन पे सपोर्ट जो है वो फ्रांस, जर्मनी, यूके, इवन यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तभी तो अभी ऐसा हुआ कि जब रशिया जो है वो यूक्रेन पे अटैक करता है, तो यूक्रेन जो है वो यहाँ पे क्यों रशिया को टक्कर दे पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशन फ्रांस, जर्मनी, यूके और भी यूरोपियन कंट्रीज़ और यूके वगैरह ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में क्या होता, रशिया के लिए यूक्रेन को कैप्चर करना बहुत इजी हो जाता। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस है पावर का वो पूरा का पूरा रशिया के साइड शिफ्ट था। लेकिन यूक्रेन पे जब सपोर्ट आता है फ्रांस का, जर्मनी का, यूनाइटेड किंगडम का और यूएस का और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो इस रीजन में जो यूक्रेन का रीजन है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक करता है तो रशिया को पता है कि बाकी कंट्रीज़ भी यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम लोग इंडिया के केस में भी देख सकते हैं कि जैसे सपोज़ कर लो पाकिस्तान है, अभी क्या है कि पाकिस्तान जो है मतलब इंडिया का रिलेशन जो था 1970s के आसपास इंडिया और रशिया का जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होता है, तो उस टाइम ये टिल्ट साफ साफ देखा जा सकता है कि जो पाकिस्तान है इसका टिल्ट किधर है, यूएस के साइड है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान का टिल्ट यूएस के साइड नहीं होता तो उस केस में क्या होता, इस जगह का जो है वो बैलेंस ऑफ पावर पूरा का पूरा इंडिया के फेवर में आ जाता, जिससे पाकिस्तान बहुत वीक पड़ जाता। तो ये बैलेंस ऑफ पावर बनाना, मेंटेन करके रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या था कि 1991 के आसपास क्या हो रहा था कि जो चाइना है इसका जो इन्फ्लुएंस है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है वो भी अपना प्रेजेंस इन साउथ एशियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है वो इंक्रीज़ करने का कोशिश कर रहा था। ओके, तो ये भी एक रीज़न था लोकेस्ट पॉलिसी लाने का। तो हम लोग 3 रीज़न देख चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन, क्योंकि इंडिया को मार्केट एक्सेस चाहिए था एलपीजी रिफॉर्म के बाद। दूसरा स्ट्रैटेजिक रिलेशन, क्योंकि इंडिया वहाँ पे चाइना को काउंटर करना चाहता था ये साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। और तीसरा जो था वो यूएसएसआर का फॉल था। ओके, तो यहाँ पे जो लोकेस्ट पॉलिसी है ये 3 C पे वर्क करता है। कॉमर्स मतलब इकोनॉमिक रिलेशन, जो मार्केट एक्सेस चाहिए था। एक और है कल्चर, सॉफ्ट पावर। अगर हम लोग इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशियन रीजन का अगर हिस्ट्री देखें तो ये जो रीजन है हमेशा से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहा है। जैसे अगर हम लोग एंशियंट सिल्क रूट भी देखें तो ये जो है ये ताम्रलिप्ति रीजन है बंगाल रीजन का। यहाँ से क्या होता था, जब सी रूट था तो यहाँ पे जो सिल्क का ट्रेड था वो यहाँ से बंगाल जाता था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, और वो फिर इंडिया का उत्तर पथ होते होते तक्षशिला के थ्रू जो है ये सिल्क रूट को ऊपर कनेक्ट करता था। सेम दक्षिण पथ को भी इधर जो गोल्डन आइलैंड, जिसको हम लोग स्पाइस आइलैंड भी बोलते थे, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके थ्रू स्पाइसेस जो है ये यहाँ पे साउथ इंडिया के थ्रू होते होते दक्षिण पथ के थ्रू ये जो है ये तक्षशिला होते हुए ये जो है वो सिल्क रूट को मीट करता था। तो ये जो रिलेशन है हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट रिलेशन है। इवन ये रिलेशन हम लोग अशोका के टाइम पे भी देखते हैं, क्योंकि अशोका जो है वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए जो है डिप्लोमेट्स को श्रीलंका भेजते हैं, और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी बुद्धिज़्म का स्प्रेड काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। इवन हम लोग अगर चोला डायनेस्टी को देखें तो चोला डायनेस्टी के टाइम पे भी क्या होता है, जिसको इंपीरियल चोला बोलते हैं, ये वाला रीजन ये सबसे क्या था, इन रीजन्स पे चोला साम्राज्य का रूल होता है, जिसको इंपीरियल चोला भी बोलते हैं। और उस टाइम क्या होता है, इस रीजन्स में हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड भी होता है। ओके, तो एक चीज़ तो साफ साफ हम लोग को दिखता है कि जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा डीप रहा है, हिस्टोरिकली काफ़ी कनेक्टेड रहा है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास लोकेस्ट पॉलिसी के थ्रू कि उस चीज़ को रिवाइव किया जाए। फिर कनेक्टिविटी, इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ अपना कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। इसमें 2 फेमस जो प्रोजेक्ट है, ये तो एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है कि जो कालादान प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोलकाता के थ्रू एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो है, इंडिया के लिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा
लॉन्ग रूट पड़ता है और काफ़ी मतलब जो रूट है ये काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है। तो इस रूट को इजी करने के लिए यहाँ पे क्या है कि कालादान प्रोजेक्ट अभी इनिशिएट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोलकाता को सी रूट के थ्रू यहाँ पे म्यांमार का सेतवे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा और ये सेतवे पोर्ट से जो है ये अजीज़वाल जाएगा और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। तो ये तो हो गया कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना थ्रू म्यांमार। एक और प्रोजेक्ट है कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में ये नेशनल हाईवे नहीं, एक हाईवे क्रिएट करना, रोड और रेलवे प्रोजेक्ट को, इवन यहाँ पे यांगून पोर्ट भी है, ये सब के थ्रू एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जिससे इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक प्रॉपर कनेक्टिविटी हो। तो इंडिया जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू कि किस तरीके से इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ एक कनेक्टिविटी बना पाए, सी के थ्रू, एयर के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू। इवन सैटेलाइट्स के थ्रू तो अभी ऐसा है कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया का, उन सब के लिए इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्च फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ओके, इवन ये शायद सार्क कंट्रीज़ के लिए है। आप ये कंफर्म करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या सार्क कंट्रीज़ के लिए भी इंडिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च करता है या नहीं। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों ये पॉलिसी लाया गया। अब इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये बिल्कुल वही है। ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था, जो रीज़न था वही ऑब्जेक्टिव था। सिंपल सा, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाना। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मतलब क्या, मार्केट एक्सेस चाहिए था। स्ट्रैटेजिक रिलेशन क्यों, चाइना को काउंटर करना था साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। ओके, उसके बाद फिर क्या था कि ये जो रीजन है, ये वाला जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन और साउथ एशियन रीजन है, इस जगह पे इंडिया को एज अ सेंट्रल पावर, यहाँ पे जो है मेजर पावर इस्टेब्लिश करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। चाइना के इन्फ्लुएंस को या जो प्रेजेंस है उसको साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज़ में काउंटर करना जो है ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। फिर जो ट्रेड और कॉमर्स पे जो इंडिया का डिपेंडेंसी था वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, जो अभी तक क्या था, ट्रेड और कॉमर्स पे इंडिया का डिपेंडेंसी मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ पे था, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे था। तो उस चीज़ को रिड्यूस करके इंडिया का डिपेंडेंसी जो है वो साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज़ पे करना था। ओके, और ये एक टाइप का जो था, मतलब ऐसा चल रहा था कि जैसे थाईलैंड है वो भी ऐसा ही चाह रहा था, और इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जो वो भी अपना लुक वेस्ट पॉलिसी ला रहे थे। जैसे थाईलैंड का लुक वेस्ट पॉलिसी 1999 में आया था कि इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी कर रहा है, तो उसके रिप्लाई में थाईलैंड जो है वो लुक वेस्ट पॉलिसी कर रहा है। तो ये सब चीज़ जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये ट्राई करता है कि इंडिया का रिलेशन जो है ये साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन रीजन में अच्छे से हो सके। तो ये था लुक ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुजराल्स डॉक्ट्राइन कि गुजराल्स का डॉक्ट्राइन क्या था म्यूचुअल बेनिफिट का प्रिंसिपल, और क्यों जो म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल पंचशील एग्रीमेंट में था उस चीज़ को क्यों गुजराल डॉक्ट्राइन से रिसेक्ट करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।